इसमें क्या लगाया आपने, एनिमेट ऑन स्क्रॉल? मैंने लगा के रखा था, वो अप्लाई नहीं हो रहा था तो मैंने हटा दिया था। ठीक है। एक ही बार चले, हर स्क्रॉल पर रिपीट ना हो। तो कौन सा इफेक्ट लगाना चाह रहे हो इसमें से? तो एक एरो है उसमें जो जंप होके आ रहा है। तो फिलहाल इस लाइब्रेरी में तो कोई इफेक्ट काम किया आपके पेज में? नहीं सर। ठीक है। RZW060925। आ रहे थे कन्वर्ट हो गए? ये सर पर आपने कोड को नीचे क्यों लगाया था? जावास्क्रिप्ट हमेशा नीचे ही लगाते हैं। ठीक है। ओके सर। हाँ जी। देखो
रहे हैं कि कोड अगर ऊपर रख दोगे तो ऊपर रीड कैसे होगा, क्योंकि देखो कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, अगर ये फंक्शन आप इसके अंदर से निकाल रहे हो तो पहले इस फाइल का होना जरूरी, तभी तो ये काम करेगा। अगर हम फंक्शन पहले निकाल लेंगे, फाइल एग्जिस्ट करेगी नहीं वहाँ पर, तो कैसे काम चलेगा। यानी कि वो ऊपर से रीड करते हुए आ रहे हैं, नीचे वाले पार्ट को रीड नहीं करता है, समझ रहे हो ना। जावास्क्रिप्ट जो बूटस्ट्रैप की, वो डायरेक्ट क्यों काम कर जाती है, क्योंकि इससे कोई फंक्शन नहीं निकाल रहे हम लोग, वो डायरेक्ट पेज पर लगी हुई है। यहाँ पर हमने इस फाइल से कुछ निकाला, जैसे अगर आपको याद होगा हमने आउल क्राउजल चलाया था। आउल क्राउजल में क्या था कि हमने jQuery का कुछ कोड लिखा था यहाँ पर, है ना, जिसमें ट्रू फॉल्स किया था हमने डॉट नेविगेशन को। तो jQuery इस केस में कहाँ थी, पेज के ऊपर हेड सेक्शन में। अगर हेड में है तो आप नीचे लगा सकते हैं, jQuery को आप पेज के नीचे लगाओगे तो वो काम नहीं करती, वो हेड से ही चलती है। ये प्रॉब्लम थी और कुछ नहीं। तो अब देखो जैसे ऊपर आएगा ये अपना एनिमेशन स्टार्ट हो गया। तो हर एक सेक्शन को आप एनिमेट करा सकते, जैसे आपका पेज स्टार्ट हो तो ये राइट हैंड साइड से निकल के आए, ये देखो जैसे ये क्लास यहाँ से कॉपी, या पूरे के पूरे पेज को ही आप इस सेक्शन को आप मूव करा सकते हो। यस, यहाँ पर ठीक है। तो कंटेंट लेफ्ट राइट ऊपर नीचे फ्लिप फ्लिप जो कराना है सब करा सकते हैं। तो ये फाइल वापस दे रहा हूँ आपको, देख लेना। ये उसी कोड को अपडेट कर दूँ आपके। सर उसको अपडेट कर दो। और इसमें ना मैं जो आपने पोर्टफोलियो दिया था, हाँ उसमें कांटेक्ट में ना जैसे एक बहुत छोटी सी फोटो है और उसके ऊपर कुछ ग्रीन कलर का ब्लिंक हो रही है लाइट। चेक करते हैं। इंडेक्स के नाम से फाइल है, इसको देख लेना। हाँ बताना क्या पूछ रहे थे आप। सर वो जो पोर्टफोलियो है उसमें कांटेक्ट के पार्ट में जाके उसमें ना फोटो बहुत छोटी है और उसके ऊपर ग्रीन कलर की लाइट ब्लिंक हो रही है। मेरे उसमें नहीं, जो एक्चुअली में है वो उसमें। ठीक है, तो व्हाट्सएप पर लिंक होगा, चेक करते हैं। फर्स्ट वाले में ओपन करें। यस सर। सर ये जो ये कांटेक्ट में ही है, कांटेक्ट के नीचे ये फोटो के ऊपर ये वाला पार्ट। देखो अगेन पोजीशन का काम है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो बूटस्ट्रैप में हमने पढ़ा था स्पिनर, दिखा देता हूँ। तो हमने स्पिनर में पढ़ा था फीचर ग्रो, ये इसका काम है, इससे हो रहा है वो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, स्पिनर वाली क्लास में पोजीशन एब्सोल्यूट रखना है, जिस पर डालोगे जैसे इमेज के साथ, तो इमेज का एक कंटेनर होगा, तो कंटेनर रखना पोजीशन रिलेटिव, तो इसको रखोगे एब्सोल्यूट
और राइट और टॉप से कितना कितना डालना है वो वैल्यू डाल देना। ये वाला पार्ट ये टॉप है, यानी कि ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सर उसमें जो प्रोजेक्ट दिखाए हैं क्या अलग अलग करके जो प्रोजेक्ट दिखाए हैं उसमें प्रोजेक्ट्स एक बार देख लेते हैं। ये वाला ये सेट कैसे करेंगे ऐसे? ऐसे कैसे सेट करोगे? क्लास वर्क में आपका बैच टीटीएस में होता है ना, 9 to 10:30 नहीं 2 to 3:30, इसमें सर्च कर लेंगे हम लोग फ्लैक्स इमेज गैलरी। ठीक है, तो ये फाइल कहाँ पर है? एक्सटर्नल, तो आपके 2 से 3:30 वाले बैच में आते हैं, यहाँ सर्च कर लेते हैं इसको। लेकिन लाइव ही आपके इसमें पड़ी हुई है। सीएसएस हमारा कब खत्म हुआ था? जून 27। अच्छा, ये 7 तक से क्लास हुई होगी फिर हमारी। ये देखो कराया हुआ है। ऐसे कुछ हमारे ना इसके अंदर है, तो ये फ्लैक्स से बनाना है। आपने क्या करना है, 4 कॉलम बनाने हैं इसको बनाने के लिए, 1 2 3 4।
कॉल कराना है। तो देखो बहुत सिंपल सा है, कंट्रोल यू प्रेस करोगे तो ये देखो एक रो है, रो के अंदर क्या है, कॉलम है, 1 2 3 4। कॉलम की विड्थ को हमने 25% पर सेट किया हुआ है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है फ्लेक्स, ठीक है। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये बनाना, जो कि इमेज सब रैंडम है, बट एक्चुअल में 4 कॉलम के अंदर इमेजेस बैक टू बैक डली हुई हैं। और इमेज क्या है, डिस्प्ले ब्लॉक, ब्लॉक होने से अलग अलग लाइन में आ रही हैं, उनके बीच में पैडिंग सेट है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर काम हो रखा है इसके अंदर। तो हमें लग रहा है कि हम ऐसे अगर बनाने जाएँ तो ये इमेज कैसे मैनेज होगा, बट आपने क्या करना है, 3 कॉलम बनाने रो के अंदर, उसमें भी इसको कॉल करना है, जैसे हमने इस वाले में कॉल किया हुआ है। तो देखो 4 कॉलम का डिज़ाइन है। देखो यहाँ पर रो का टाइप क्या है, फ्लैक्स। फ्लैक्स के अंदर 25% के हमने 4 फ्लैक्स बनाए हैं, 1 2 3 4। फिर इसके अंदर हमारी इमेज है जिसकी विड्थ क्या है, 100%, ठीक है। कॉलम को फिक्स करके रखेंगे। बस अगर आप छोटा करोगे तो ये 2 कॉलम में ब्रेक होगा पहले, फिर 2 का ये सिंगल कॉलम में ब्रेक हो जाएगा इस तरह से। मोबाइल मोड में, टैबलेट में 2 कॉलम, टैबलेट से ऊपर 4 कॉलम। तो ये फाइल मैं आपको दे देता हूँ, फोटो आप इसमें अपनी अपडेट कर लेना। अगर आप मेरी फाइलें डाउनलोड करोगे ना ऑनलाइन, जो आपको मैंने क्लास वर्क में दी थी, तो उसके अंदर ये फाइल आपको मिल जाएगी। कर लोगे, बना के दिखाऊं? सर हो जाएगा। हो जाएगा ना, ठीक है। और बोलो। बस इतना ही चाहता था। ठीक है, बस मीडिया कैरी में आपने ध्यान रखना है, अगर आपका टैबलेट होगा तो 50% कर देना फ्लैक्स, और अगर मोबाइल होगा तो 100%। अदरवाइज रो में आपका डिस्प्ले फ्लैक्स बाय डिफॉल्ट रहेगा डेस्कटॉप मोड के लिए। ठीक है। अब बनाओ, बन जाएगा। और पूछो, बस ये था तुम्हारा। और किसका डाउट है? हाँ, कहीं लाइव देखा था, लाइव एग्जांपल? वेबसाइट का नाम बताओ। अच्छा ठीक है, रिसेंट में चेक कर लेता हूँ। इंडियन रेस्टोरेंट, कैटलॉग, बी प्रो। नहीं, थैंक यू। क्रिएटिव इंडियन रेस्टोरेंट, बर्गर टेम्पलेट। अच्छा, हमने वो ऑनलाइन ओपन करा था। ये कैटलॉग के नाम से। ये जो सेल यहाँ लिखा रहा है, तो ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। आपने कार्ड को क्या बोलना है, रिलेटिव, इसको बोलना है एब्सोल्यूट, अभी तो बताया। ठीक है,
सारे शेप इधर उधर मूव कर रहे हैं ना स्क्रीन में, तुमने कंटेनर को क्या बोला हुआ है, और उसके अंदर एलिमेंट, और जिधर की तरफ लेके जाना है टॉप और एंड की वैल्यू 0 0 है। जैसे आपको थोड़ा गैप पर रखना है तो टॉप और एंड की अपनी क्लास खुद बना लेना, समझ गए, तो हो जाएगा। और पूछो। ग्रुप प्रैक्टिस स्टार्ट होगी सभी की। आसिम 3 बजे, अच्छा दिन में, मेरे साथ भी रात को 3 बजे कह रही है। अच्छा ऐसे मत करो, सीरियस नोट पे काम करो। देखो ऑनलाइन आपके पास तो कॉल कर दिया करो ना सीधे। एक दूसरे की पोल खोल रहे। एक टाइम फिक्स रखो, कहने की जरूरत ही ना पड़े, वो टाइम अपना फ्री रखो, ठीक है। अपना खुद का एक ग्रुप बना लो अलग से और उसके अंदर अपना मैसेज ड्रॉप कर दिया करो। बना रखा है, हाँ बस ठीक है। अपना टाइम एक सेट रखो 3 बजे, तो उसमें किसी को कहने की बोलने की जरूरत ही नहीं है। और लाइव आओ, प्रॉब्लम एक दूसरे की देखो, फिर कुछ मिल के बनाओ बैठ के चीजें उसके अंदर, ठीक है। लेकिन डिसिप्लिन में काम करोगे तभी जाके चीजें कर पाओगे। अब देखो ना, इन्होंने मुझे यहाँ दिखाया कि भी ये वाला पार्ट जैसे एग्जांपल के लिए तो सारा सेम बना हुआ बना रखा है हम लोगों ने, लेकिन क्या है तुम लोगों ने वो फाइलें द्वारा चलाई ही नहीं, प्रॉब्लम वहाँ है। अगर फाइलें आप चलाओगे, अब भी चला के देख लोगे, तब भी हो जाएगा सारा काम। क्योंकि ये याद रखना, तुमने अरीना का सबसे बढ़िया HTML CSS बूटस्ट्रैप पढ़ा हुआ है, इससे अच्छा किसी भी बैच ने नहीं पढ़ा है। जितना लंबा टाइम तुम लोगों को मिला किसी को नहीं मिला आज तक। और अगर उसके बाद भी आउटपुट ना आए तो दिक्कत होगी। हाँ। चलो अब तो सब क्लियर है ना, अब आगे बढ़े। अच्छा है कि कुछ टाइपिंग वाला भी था इसमें। ये हाँ, तो इसकी भी तुम्हें लाइब्रेरी मिल जाती है, यहाँ जाओगे इन सब चीज़ें बैठ के बनाने की जरूरत नहीं है। बेस क्लियर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर टाइपराइटर इफेक्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ आ जाओ। थोड़ा सा वेट करो, यहाँ पर अभी डेटा लोड हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसका HTML क्या है, इसका CSS क्या है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका की फ्रेम एनिमेशन लिखा हुआ है। तो ये करना है आपको, और ये आपका इस तरह से बन जाएगा, देख लेना। ये माउस मूव हो रहा है यहाँ पर, देख रहे हो, इस तरह से। एक बार फोन में चेक करते हैं, क्योंकि फोन में माउस तो होगा नहीं, है ना।
इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है, ये देख रहे हो डिवाइस को मूव करने पर इस तरह की एक जेएस ने लगाई इंटरेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, तो इसकी एक लाइब्रेरी पीछे लगी होगी, क्योंकि यहाँ तो माउस मूव हो जाएगा, वहाँ पर डिवाइस मूव करने पर हो रहा है, यानी गायरोस्कोप को प्रोग्राम किया हुआ है। तो यहाँ पर आओगे, आ रहा है यहाँ पर मैग्निफिक पॉपअप, और देखो एनिमेट की एक वो लगी हुई है यहाँ पर। तो ये आपकी एक लाइब्रेरी है, इसमें ये आपको लिखनी नहीं होती, बनी बनाई मिलती है। और ये आपकी जेएस भी आती है इसकी, ये नहीं मेटी डॉट जेएस। तो यहाँ से आप जाओगे तो आपको अलग अलग तरह की लाइब्रेरी मिल जाएगी, ऐसे डिस्को डांस बनाने सब बन जाता है। ठीक है, लेकिन इसको मैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो आप इसको एक बार चला के देखो, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं आप 1 किलो की कोई फाइल चला रहे हो। एक्सपीरियंस करो, किसने लैपटॉप चला रखा हो तो आपको माउस पे बहुत वेट फील होगा, एकदम स्मूथ नहीं मिलेगा आपको। चला के देखो, मैं लिंक भेजा ग्रुप में। नहीं मोबाइल पे भी चल जाएगी, ऐसा नहीं है। पूरी ना लाइब्रेरी आती है इसकी भी, इसकी पूरी टाइमलाइन है एनिमेशन की। जितना मूव करोगे नीचे आता जाएगा। स्पीड इनसाइट्स चेक करेंगे इसके। इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है मोबाइल में, है ना, डेस्कटॉप पर पास हो जाएगी। लेकिन डेस्कटॉप विजिटर कितना होता है, देखिए तो प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है। देखो 3.5 सेकेंड लगेंगे इसको लोड होने में मोबाइल के अंदर, फिर इसका चलाने का टाइम रहा अलग। तो लाइब्रेरी खुद फेल हो रही है, तो बताओ तुम्हारी वेबसाइट फिर क्या ही होगा। ये तो सिर्फ लाइब्रेरी है। तो ये गूगल का अपना टूल है, पेज स्पीड इनसाइट्स। इसको पहले हम लोग जानते हैं थिंक विद गूगल। ठीक है, तो गूगल इसको कहता है भाई ये सही तरीका नहीं है, भले से कितनी भी लाइट वेट बोलता रहे अपने आप को। ऐसी फिर ये एनिमेट डॉट जेएस आती है, यहाँ पर आप जाओगे जस्ट ऐड वाटर CSS एनिमेट, जैसे बाउंस इफेक्ट अगर आपने बनाना हो, फ्लैश बनाना हो, पल्स वाला बनाना हो, रबर बैंड बनाना हो, ये मैं तुम्हें सारी लाइब्रेरी दिखाते हो, तुम्हारा जितना मन हो खूब लगाओ भर भर के। ठीक है, मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि भाई मैं हूँ डिजिटल मार्केट, क्योंकि एंड गोल क्या है, किसी भी चीज़ को मार्केट करना। अब इन सब चीज़ों में तुम लोडिंग टाइम इतना ले लोगे तो कैसे पहुंचोगे लोगों के पास, तो पॉइंट ये आता है। ठीक है, तो हर तरीके की वो है इसमें। तो बस यहाँ से आपने ये क्लिक करना है, कोड कॉपी हो जाएगा, ये अपना नोटपैड है, और यहाँ ला के आप इसको पेस्ट करके चेक कर सकते हो कि हमने क्या कॉपी किया। ठीक है, तो ये इसकी जैसे हमने वो डाला था ना एनिमेट ऑन स्क्रॉल वाला जो था, तो वो इस तरह से इसका रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। तो ये देख लो कैसे इसको इंटीग्रेट करना है। हेड के अंदर जाएगा क्या CSS वाला पार्ट,
जैसे किसी H1 पे लगाना है तो आपने इस तरह से क्लास कॉल करा देनी है, फिर ये आपकी ये क्लास रहेगी एग्जाम्पल वाली, ये आपने ऐड करा देना है, आपका काम हो जाएगा। तो सभी लाइब्रेरी के अंदर प्रोसेस जो होता है ना वो लिखा होता है। जैसे बूटस्ट्रैप आपने पढ़ा है तो पूरा लाइव ही पढ़ा है ना हम लोगों ने, सब लिखा है कैसे फाइल को बनाना है, कॉपी करना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालने से क्या क्या बनेगा। कौन है भाई? हाँ जी। तो ऐसे ही और भी आपको काफ़ी लाइब्रेरी मिल जाएगी। यहाँ पर देखो एनिमेशन में, ड्रैगेबल में हर तरह का आपको मिल जाएगा। टाइमर जैसा कुछ आपको बनाना है तो इसमें फिर टाइमर की आपको अलग वो मिल जाएगी इस तरह की। तो ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए अच्छा है, लेकिन लाइव जाने के लिए अच्छा नहीं है। एक ये भी आती है, मोशन डेव आती है। देख रहे हो स्क्रॉल पर सब चल रहा है। कब लगा सकते हो? जब आपके पेज की पॉपुलैरिटी इतनी हो कि यूज़र टाइम दे पाए आपको, तब खेलो आराम से। भाई सीधी सी बात है, अब गूगल चाहे इमीडिएट खुले या लेट खुले, आपकी नीड है। चैट जीपीटी एक फ्री टूल है, जल्दी चले या लेट खुले आपकी नीड है। तो पॉपुलैरिटी हमारी उतनी होनी चाहिए कि बंदा कहीं और जाए ना आपके अलावा, तब आप ये सारे काम कर सकते हो। चलो आगे मूव करेंगे। तो अब इससे बूटस्ट्रैप से रिलेटेड तो कोई डाउट नहीं किसी का? प्रैक्टिस करना आप लोग, और अगर कहीं प्रॉब्लम आएगा तो डिस्कस कर लेना, पहले आपस में करना फिर मेरे पास। लेकिन अपना टाइम निकालो, एक टाइम सेट करो सारे लोग, ज़रूरी है। और मल्टी पेज प्रोजेक्ट पे काम करो, ठीक है? तो जैसे मैंने आज एक नवजोत के बैच में एक मैंने लिंक दिया है, कहाँ मिलेगा, किस नाम से मिलेगा, ये ऐसा कोई डैशबोर्ड वगैरह प्लान करो बनाने का, ठीक है? तो मैं तुम्हें काम तो बता सारे बता के, सब बूटस्ट्रैप में बहुत इजीली बन जाएगा, ठीक है? ये लाइब्रेरी कैसे बनाओगे, तो गेट बूटस्ट्रैप पे जाओगे, डॉक्स में जाओगे, एग्जांपल्स, एग्जांपल के अंदर डैशबोर्ड ढूंढोगे, डैशबोर्ड के अंदर आपको मिल गया, इसकी लाइब्रेरी ऑलरेडी इसमें इंटीग्रेटेड है। बट अगर हमें अपने पसंद की लगानी हो, यहाँ लिखो APIs .google.com या गूगल लाइब्रेरी फॉर जावास्क्रिप्ट। तो ये है API क्लाइंट। यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे। और भी एक प्लेटफॉर्म आता है गूगल का, काफ़ी फेमस है, ये देखो गूगल की जितनी भी लाइब्रेरी लिखी गई ना आज तक, पूरी लिस्ट आ गई यहाँ पर। ये लिंक संभाल कर रखना, बड़े काम का है। अब देखो जैसे बूटस्ट्रैप का तुम्हें CDN चाहिए हो, या देखोगे तो इसमें आपको चार्ट का, पोर्टली का, इन सब का मिल जाएगा। ये jQuery UI आ गया अपना, क्या नाम था उसका,
एग्रीगेट कर दिया अलग। तो यहाँ से जैसे पाई चार्ट आपने बनाना है या लाइन चार्ट आपने बनाना है तो आपको सबके सोर्स कोड मिल जाएंगे। जैसे चार्ट गैलरी, बार चार्ट अगर हमें बनाना है, बार में किस तरह का बार आपने क्रिएट करना है, इस तरह का कॉम्बो, किसी भी तरह का जो भी आप बनाना चाहो। जैसे यार देखते हो कैंडल बनती है शेयर मार्केट में, तो उसकी भी लाइब्रेरी होती है। जो शेयर मार्केट में ग्राफ चलते रहते हैं उसको कैंडल बोलते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट। यहाँ से डोनट जैसा अगर आपने बनाना है कुछ, तो ये देखो पूरा इसका कोड आ गया। तो यहाँ पर आप जो डेटा लिखोगे जैसे वर्क, ईट, कम्यूट, वॉच टीवी, स्लीप, तो यहाँ पर देखो उस हिसाब से ये सारे मार्कर बन जाएंगे आपके। ठीक है, अब इसका सीडीएन देख लेते हैं। एग्जाम्पल ओवरव्यू, एग्जाम्पल मेकिंग अ डोनट, रोटेटिंग। हाँ, तो इसी में ही इसका मिलना चाहिए हमें। कोड इट योरसेल्फ ऑन जेएस फिडल। तो ये देखो पूरा जेएस कोड है इसका, ये इसका एचटीएमएल कोड है, सीएसएस में कोई नहीं है। ठीक है, उसी से बेसिकली आपका पूरा काम हो जाएगा। इसमें कोई और अगर आप ऐड करना चाहो तो लाइव यहीं पे जाके और यहाँ से रन कर दोगे तो देखो बन गया। तो अपना यहाँ से डालोगे डेटा अपना क्रिएट हो जाएगा। ये इसका HTML है, ये इसका CSS है। देख लो गूगल का चार्ट्स, मैंने बोला था चार्ट के नाम से गूगल लाइब्रेरी आती है। गूगल ने फिलहाल इसको ऐसे हटा दिया, इसको उन्होंने डेडिकेटेड नाम दे दिया डोमेन को अपने। तो गूगल चार्ट्स के नाम से सर्च करोगे वहाँ मिल जाएगा आपको सब। तो किसी भी तरह का अपना बना सकते हो। अब जैसे बूटस्ट्रैप में जाओगे तो बूटस्ट्रैप में देखो उसकी लाइब्रेरी लग रही है पीछे। कैसे दिखाऊँ मैं आपको? राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, हेड सेक्शन में एक्सप्लोर करोगे, कलर्स, आइकन, डैशबोर्ड डॉट स्टाइल, ये देख रहे हो सीडीएन चार्ट, ये आपकी वो लाइब्रेरी लगी हुई है जिससे बेसिकली चल रहा है। आगे पूरा कोड क्या है वेबसाइट में? chartjs.org, गूगल की लाइब्रेरी है। आपको कोड ये लिखना नहीं है, ये बना बनाया होता है। आपको तो बस अपने पैरामीटर बताने हैं। पैरामीटर कैसे बताएंगे? इसका कोड भी यहाँ लिखा होगा। डैशबोर्ड, एक जेएस फाइल और होनी चाहिए छोटी सी, कंट्रोल यू, या आई फ्रेम के अंदर है शायद। ठीक है, dashboard.js, इस फाइल को ओपन करो। ये देखो सारा संडे मंडे ट्यूसडे, ये डेटा, यही सारा डेटा देखो यहाँ लिखा हुआ है, संडे मंडे ट्यूसडे। तो डैशबोर्ड का सारा जावास्क्रिप्ट यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी डेटा चेंज करोगे फ्रंट एंड में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा इसके अंदर। तो आपको सिर्फ इसमें डेटा ऐड करना था, लेवल्स और डेटा, और कुछ करना ही नहीं है। बाकी लाइब्रेरी अपना आप हैंडल कर दीजिए। जैसे आप बूटस्ट्रैप में नैप बार बनाना चाहते हो तो क्या करते हैं, नैप बार में क्या डालना है, लेफ्ट रखना है कि राइट रखना है, यही तो बताते हो। कोड तो पूरा नहीं लिख रहे हो ना स्क्रैच से। सेम ऐसे ही होता है लाइब्रेरी के साथ, आपको डेटा फीड कराना है। तो एक ये भी दे रहा हूँ, इसको बूटस्ट्रैप पे ट्राई कर सकते हो। पूरा बूटस्ट्रैप में इजीली बन भी जाएगा ये। काम करोगे तो चैलेंजेस फेस करोगे, कुछ ऐसे डाउट्स हो सकते हैं जो डिस्कस करने के लिए मिल जाए, है ना।
किसने प्रैक्टिस की बूटस्ट्रैप में? हाँ सर, टेबल ट्राई किया अभी तक नहीं? ये पार्ट टेबल में ही बनेगा, ठीक है। तो कई बार टेबल ऐसे होते हैं माउस ओवर पर इसमें कलर वगैरह चेंज होते हैं, या जैसे आप देख रहे हो बॉर्डर से बॉटम से आ रहा है इसके अंदर, तो आप अगर उसका क्या कहते हैं स्निप्स का अगर यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर टेबल बनाना भी कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस यहाँ जाओ, ये देखो टेबल का कोड पूरा आपके सामने आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब टेबल कौन सी रखनी है, प्राइमरी रखनी है, सेकेंडरी रखनी है, वो आप यहाँ से चूज कर लोगे। टेबल बॉर्डर में बनानी है तो टेबल बॉर्डर में बन जाएगी। टेबल आपको डेटा के लिए स्ट्राइप करनी है तो आप स्ट्राइप कर सकते हो। टेबल को आपने होवर करना है तो होवरेबल भी बना सकते हो इस तरह से, ठीक है। माउस ले आने पर बन गया टेबल। अब कितने रो कॉलम बनाने हैं वो आप यहाँ से अपने रो कॉलम इंक्रीज डिक्रीज इसमें कर सकते हो। रिलोड करोगे, मैं स्ट्राइप अगर हटा दूंगा तो आपका वो उस तरह से ना आके फिर नॉर्मल दिखाई देगा और फिर आप देख पाओगे। रो को आपने डार्क करना है तो आप यहाँ पर जाके हेड में डेटा BS थीम अच्छे इस पे नहीं चलता है तो सही लिखा है टी हेड, कोई बात नहीं। तो यहाँ जाके आप लिखेंगे क्लास, क्या लिखते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाएगा। देखो बूटस्ट्रैप को स्ट्रॉन्ग करो, अल्टीमेटली डिजाइनिंग सब कुछ उसी पर ही बेस्ड है। और टेबल में जैसे बॉर्डर बॉटम है तो उसमें आप जहाँ मैंने टेबल बॉर्डर लिखा है ना, उसमें बॉर्डर को बॉटम कर देना। तो जैसे टेबल का अगर आप गेट बूटस्ट्रैप में टॉपिक चलाओगे सब मिलेगा। डॉक्स में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टेबल्स। अब टेबल के सारे सिनेरियो आपको यहाँ मिल जाएंगे, ऐसा बनाना हो, ऐसा बनाना हो, डार्क करना हो, ठीक है। देखो आगे बॉटम वाला एग्जांपल जो वहाँ चल रहा है, तो यहाँ पर टेबल के ऊपर होवर भी लगा हुआ है, ठीक है। डार्क में होवर आप कराना चाहते हो, सब चीज़ अवेलेबल है। बॉर्डर के कलर चेंज करने हो, नो बॉर्डर रखना हो, टेबल बॉर्डरलेस लिख दो, ठीक है। टेबल को स्मॉल मीडियम लार्ज में भी रिप्लेस कर सकते हो। तो पूरा कोड यहाँ दिया हुआ है, देखो बनाओ ट्राई करो चीज़ों को। अब पुराना तो कुछ नहीं है पेंडिंग, जो डाउट वाला है पार्ट। तो जावास्क्रिप्ट हमने कहाँ तक पढ़ाई करी थी? देखना पड़ेगा ऑन क्लिक। पिछले 2 क्लास तो डाउट ही चले ना पूरे सितंबर में डाउट ही चले अभी तक। अगस्त में क्या डिस्कस हुआ था 28 को, यहाँ चली थी हमारी इनलाइन इंटरनल और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, यहाँ तक हमारा काम हो गया था। तो इस पार्ट को करते हैं कॉपी, लेके आते हैं अपना सितंबर के अंदर। तो हमने इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन समझ लिया था इसके अंदर। तो एक्सटर्नल में क्या करोगे आप, एक एक्सटर्नल .js के नाम से फाइल बनाओगे और जावास्क्रिप्ट का कोई भी लॉजिक आप वहाँ पर लिखकर उसको यूज़ कर सकते हो। इनलाइन और इंटरनल में हमने क्या समझा था कि इंटरनल में आप स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करोगे और कोड को कॉल करा सकते हो, और इनलाइन यानी कि छोटा मोटा कोई काम है तो आपको अलग से एलिमेंट कॉल कराने
यूज करते हैं हम लोग? एक्सटर्नल तब यूज करते हैं जब जावास्क्रिप्ट का कोई लॉजिक एक से ज़्यादा पेजेस में यूज होता है, तब क्या यूज करते हैं? एक्सटर्नल। ठीक है। इंटरनल हम लोग कब यूज करते हैं? जब स्पेसिफिक पेज में ही हमें काम करना होता है। ये दोनों ही केस में इन टर्म्स ऑफ JS, इन टर्म्स ऑफ CSS। अगर एक डिज़ाइन जो स्टाइल है मेरा मल्टीपल पेज पर काम करेगा तो एक्सटर्नल, स्पेसिफिक पेज तो इंटरनल, स्पेसिफिक एलिमेंट तो इनलाइन। क्लियर? चलिए, तो आज आगे इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। ठीक है। तो वेरिएबल पहले किसी ने सुना है क्या होता है? क्या नहीं? मैथ सभी ने पढ़ा है? मैथ में वेरिएबल पढ़ा होगा डेफिनेटली। कोई भी जो हम लोग प्रपोज नेम चूज करते हैं, लेट्स से x इक्वल टू y इक्वल टू, दैट इज अ वेरिएबल। सेम वैसे ही हमारा वेरिएबल प्रोग्रामिंग में भी होता है। अब वेरिएबल हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेट्स से x इक्वल टू मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया 50 और y इक्वल टू हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया 10, है ना। तो हमने क्या करा, इसको एक वैल्यू असाइन किया। ये प्री डिफाइन नहीं है, मेरी मर्जी, मैंने कुछ भी डिफाइन किया हुआ है इसको। लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? वेर। वेर स्टैंड फॉर वेरिएबल। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मुझे डॉक्यूमेंट में लिखना है x और y का टोटल कितना है। तो क्या हो जाएगा? प्लस लिखने पर ये एडिशन हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, ब्राउजर में चेक करेंगे, रिटर्न क्या आ रहा है? 60। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर x और y ना लिखकर मैं यहाँ लिखता हूँ इस तरह से, रिजल्ट ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू, इस तरह से। ठीक है। अब रिजल्ट क्या है? 5010। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन टेक्स्ट के साथ में नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है और हम ऑपरेंड्स को एडिशन भी करा रहे हैं। तो ऐसे केस में तरीका क्या होता है, आप एक और वेरिएबल बना लो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और यहाँ आप z को कॉल कराओ। तो z में क्या हो गया? x और y का टोटल हो चुका पहले। तो रिजल्ट अब क्या रिसीव हो रहा है मुझे? 60। ठीक है, क्लियर है। लेकिन हो सकता है इंटरव्यूअर तुम्हें बोले नहीं भाई, मुझे ऐसे नहीं, तो आसान तरीका है, मुझे तो यहीं पर x प्लस वाई करो। तो ध्यान रखना, अगर टेक्स्ट नंबर के लेफ्ट में है तो आपका नंबर भी टेक्स्ट की तरह ही बिहेव करेगा। तो 50 और 10 टेक्स्ट की तरह ही रीड हो रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिखूं, बारिश हो रही है, इस तरह से, अब क्या हो रहा है? तो ध्यान रखना, जावास्क्रिप्ट में राइट हैंड साइड पर टोटल नहीं होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर टोटल होता है। तो काम करिए। लेकिन अभी भी बात वही है कि बोले भाई ठीक, ये तो ठीक है, लेकिन रिजल्ट तो आगे ही दिखाओ। सारी बात एक तरफ। तो मैथमेटिक्स में आप लोग क्या करते हो, इसको एक और ब्रैकेट में डाल देते हो ऐसे। अब जब ये हमने अलग ब्रैकेट में रख दिया तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जब आप टोटल करोगे तो क्या आ रहा है? ठीक है। तो आपके पास अलग अलग मेथड है। आप चाहो तो जी में टोटल करा के कॉल करा लो। इंटरव्यूअर बोले कि नहीं मेरे को तो सेम जगह पर कराना, तो ब्रैकेट में डाल दो उसको, तो आपका ये अलग से टोटल चलेगा। ठीक है, इस तरह से। तो इसको हम
जो यहाँ पर इस तरह से बोलते हैं, अगर आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू लिखते हो इक्वल के साथ, तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि हमने कुछ वैल्यू असाइन किया है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या सिर्फ इक्वल हो सकता है? बिल्कुल, ठीक है। एक होता है रीअसाइनमेंट। अब देखो टोटल कराने का हमने एक तरीका ये देख लिया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BR, एक तरीका ये भी हो सकता है टोटल कराने का। हमने लिखा यहाँ पर y इक्वल टू, ठीक है, x प्लस 10। तो y में जब हमने वैल्यू असाइन किया तो हमने x को उसमें पहले ही डाल दिया। अब जब आप यहाँ पर y को प्रिंट करोगे, रिजल्ट ऑफ y वेरिएबल इज, अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, प्लस y हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या रिजल्ट आ रहा है? 60। यहाँ क्या हो गया? 1110। क्यों हुआ? प्रोग्राम ने पढ़ा x की वैल्यू है 50, y की वैल्यू है 60, तो x और प्लस y दोनों का टोटल कितना बन गया? 60 प्लस 50, 110, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल इसलिए हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर इसको बताया। अब एक और टोटल आप कैसे करा सकते हो? मैं लिखा वेरिएबल y, जब मान लो जैसे मेरे पास x वेरिएबल ही है, हमने यहाँ पर वैल्यू रखा है 60, फिर हमने क्या लिखा? x प्लस इक्वल टू 10। इसको क्या बोलते हैं? रीअसाइन ऑपरेटर, यानी कि x की वैल्यू 50 थी, मैं प्रोग्राम में कहीं भी बाद में जाकर उसको बोल सकता हूँ उसमें ये वैल्यू और ऐड कर लो। अब देखो क्या होगा जब आप इसको प्रिंट करोगे, हमने क्या लिखा था? वेरिएबल x की वैल्यू 50, बोला x में प्लस इक्वल टू और कर दो, कितना? 10। तो जो मैथ आप पढ़ के आए हो वही मैथ यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में भी काम आता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल एक नेम है जिसके अगेंस्ट हम लोग कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है, वो नंबर हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो बुलियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने जो इतने भयंकर नाम ले दिए आपके सामने, सब होते क्या है, तो समझेंगे इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ऐसा समझो कि जैसे आप कहीं ट्रैवल करते हो तो या तो आप बैग का इस्तेमाल करते हो या फिर आप एक सूटकेस का इस्तेमाल करते हो, है ना। इससे क्या होता है? लगेज हमारा वेल ऑर्गेनाइज रहता है एक जगह पर। तो अब क्या हो कि अगर आपको ना तो कोई बैग हो आपके पास, ना ही आपके पास कोई सूटकेस हो, और आपको एक हफ्ते के लिए कहीं जाना है, तो क्या आप सामान को सही से कैरी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो उस कंडीशन में जो बैग है वो क्या है? एक वेरिएबल। वैसे ही जावास्क्रिप्ट में जब हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो बार बार वैल्यूज लिखना काफ़ी आपके लिए टीडियस टास्क हो जाता है। तो आप क्या करते हो? वो वैल्यूज मुझे बार बार लिखना ना पड़े, याद ना रखना पड़े, तो आप उनको यूज़र फ्रेंडली नेम के अगेंस्ट डाल देते हो। उससे क्या होगा? आपको वो यूज़र फ्रेंडली नेम जब भी लिखोगे उसके अंदर क्या है वो अपना आप आ जाएगा। जैसे एग्जांपल, आप सब लोग CSS सीख के आए हो, CSS में हम लोग ढेर सारी प्रॉपर्टीज ऊपर लिखते हैं नाम के अगेंस्ट। आप वो नाम कहाँ लगा देते हो वहीं पर वो सारा डेटा आ जाता है ऑटोमेटिक। वेरिएबल समझ में आ गया? यानी कि वेरिएबल अपने अंदर कुछ डेटा कैरी करता है, वो टेक्स्ट हो सकता है, वो नंबर हो सकता है, नंबर जो अभी हमने करके देखा था। इसके आगे जो मैंने नाम लिया जैसे बुलियन वैल्यू, बुलियन वैसे जो सिग्मा पढ़ के आए उन्हें पता है बुलियन क्या होता है, उसमें ट्रू या फॉल्स ही होता है। जैसे कोई कंडीशन अगर ट्रू है तो बुलियन की वैल्यू ट्रू है वहाँ पर, अगर कोई कंडीशन फॉल्स है तो बुलियन की वैल्यू वहाँ पर फॉल्स होती है। उसमें हम कुछ स्टोर नहीं करा सकते, डिफॉल्टेड ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो एग्जाम्पल के लिए
ये लाइट का स्विच है हमारे पास, या तो ऑफ कर सकता है या ऑन कर सकता है, तो यानी कि ये बुलियन है जावास्क्रिप्ट में, या तो ट्रू हो जाएगा ऑन करोगे, ऑफ कर दोगे तो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया जैसे कि फर्स्ट नेम, ये मैं सिर्फ आसान बनाने के लिए समझाने के तौर पर कर रहा हूँ, कभी भी इतने बड़े बड़े नेम हमने यूज नहीं करने। वेरिएबल का मतलब जितना छोटा उतना बढ़िया, ये तो इतनी कहानी लिखना था फिर वेरिएबल ही क्यों बनाना, समझ गए ना। और वेरिएबल कभी भी 2 वर्ड का नहीं होता, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर 2 वर्ड का बनाना है तो सेम वही अंडरस्कोर या हाइफन इस तरह से आप इस्तेमाल कर लोगे, समझ गए। बट कोशिश करो इस तरह से। वो उस केस में होता है जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में किसी मेथड को लेकर आते हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से, ठीक है। ये तो वेरिएबल का नहीं है, कुछ भी हो सकता है, नंबर नहीं हो सकता है। सेम सीएसएस की तरह नंबर आप ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट नेम 1 फर्स्ट नेम 2, ये एक्सेप्टेबल है। जैसे सीएसएस और आईडी पढ़ाया था मैंने आपको, बताया था ना, वहां पर भी नंबर से शुरुआत नहीं होगी कभी। तो हमने लिखा फर्स्ट नेम। अब अगर हम यहाँ पर लिखें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट में हमने यहाँ पर जाके प्रिंट कराया फर्स्ट नेम, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, क्या वेरिएबल के पास कुछ डेटा है, नहीं है। तो जब वेरिएबल के पास कोई डेटा नहीं होता तो एक इस तरह का मैसेज आपको रिटर्न आता है, अनडिफाइंड, ठीक है। वेरिएबल तो है बट वो अनडिफाइंड स्टेट में है क्योंकि हमने उसको कुछ दिया ही नहीं। तो आप कैसे दे सकते हो, इक्वल टू, ठीक है। जैसे यहाँ पर जाकर कुछ नेम डाल दो, नेहा, तो यहाँ पेज को रिलोड किया तो क्या आ गया, अनडिफाइंड स्टेट रिप्लेस हो गया विद डिफाइंड डेटा, है ना। ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, फर्स्ट नेम इक्वल टू नेहा, ये भी एक्सेप्टेबल है। दोनों तरीके से काम हो रहा है। तो यानी कि हो सकता है जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाओ तो आपको कोई नाम या कोई भी डेटा इस तरह से मिल रहा है कि वो वेरिएबल के आगे ना लिख के नए उस लाइन में डिफाइन किया गया, तो कि गलत नहीं है, ये भी सही अप्रोच है, ठीक है। अगर मैं किसी वेरिएबल को इस तरह से डिफाइन करता हूँ तो मैं उसको डेटा, चाहे वो 1000 लाइन का प्रोग्राम है, कहीं भी उसको वैल्यू दे सकता हूँ। और अगर आप इस तरह से लिखोगे तो आपको ऊपर ही देना पड़ जाएगा पहले ही। दोनों डिफरेंस क्या है, एक हमने यहाँ पर नेम बना के छोड़ा, तो आप इसको वैल्यू जरूरी नहीं कि यहाँ दो, आप इसको वैल्यू यहाँ भी तो दे सकते हो ना बाद में आके नीचे। लेकिन अगर आपने इक्वल टू अप्रोच यहाँ पर लगा लिया तो डेटा यहीं डिक्लेयर हो गया इसके अंदर, ठीक है। चलो ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया। हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम। अब मैं फर्स्ट नेम को रीयूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे जाके कुछ और नाम लिख दिया, कुछ भी हो सकता है नेम। अभी तुम लोग फंडामेंटल समझ रहे हैं वेरिएबल का। अब आउटपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट की बात करें वो छोड़ो, आउटपुट क्या आएगा, सुमन आएगा। क्यों आएगा, बिल्कुल सही। हाँ, तो यानी कि प्रोग्राम चला, फर्स्ट लाइन उसने वेरिएबल को रीड किया, वेरिएबल का डेटा उसको मिला नेहा, लेकिन उसने दोबारा देखा फर्स्ट नेम आया तो नेहा को रिप्लेस कर देगा विद सुमन। और आउटपुट में क्या मिल रहा है ना। तो सेम सीएसएस में भी होता है ना। भाई हम यहाँ पर एक स्टाइल बनाते हैं। मैंने लिखा H1 कलर रेड, हमने यहाँ जाके लिखा H1 दिस इज अ हेडर, कलर क्या आ रहा है, रेड। आपने प्रोग्राम को जाके फिर से बोल दिया भाई H1 कलर जो है वो ब्लू हो जाए, तो क्या आएगा,
तो सिमिलैरिटी बता रहा हूँ ताकि जेएस आपके लिए आसान हो जाए, नहीं तो जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड बना लो और जितना मर्जी ब्रेक डाउन करके उसको आसान तरीके से समझ लो। अब हम बात करेंगे कि भाई मुझे तो नेहा और सुमन दोनों का रिजल्ट चाहिए, अब क्या करोगे? इंटरव्यू ऐसा होता है, इंटरव्यू सीधा सीधा नहीं होता। वो कहेगा भाई मुझे फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम जो दोनों है, दोनों का डेटा चाहिए, तो क्या करोगे? प्लस कर दोगे, बिल्कुल सही। अब क्या हो जाएगा? दोनों प्लस हो जाएंगे, तो क्या टोटल आएगा? जब तुम्हारा पहले लिखने पर सुमन आ रहा था तो सुमन सुमन आएगा ना, फिर नेहा सुमन कैसे हो जाएगा? नहीं। तो इसका एक ही तरीका है कि जब आपने नेहा को लिखा तो नेहा को सुमन से पहले प्रिंट करा लो। अब जरा चेक करो कैसा, सुमन के आगे जैसे आपने x की वैल्यू, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, अभी तो वो तो हम बता ही चुके हैं आपको। लेकिन अगर आपका सिनेरियो कुछ इस तरह का है, आपको बोला जाए तो फिर आप सुमन के पास नेहा के आने का वेट मत करो, नेहा के साथ ही नेहा को प्रिंट करा दो और सुमन के साथ में सुमन को प्रिंट करा दो। तो प्रोग्राम ने यहाँ पढ़ा फर्स्ट नेम नेहा तो नेहा प्रिंट, प्रोग्राम ने दोबारा पढ़ा सुमन तो सुमन प्रिंट, क्योंकि नेहा तो प्रिंट ऑलरेडी हो चुकी है ऊपर, तो यहाँ पर कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। अब रही बात बीच में स्पेस की, तो चाहो तो आप इसके आगे प्लस लिख के इन्वर्टेड कोड में स्पेस यहाँ लगा दो तो स्पेस आ जाएगा, या फिर आप इस लाइन के पहले प्लस लिख के यहाँ पर इन्वर्टेड कोड डाल के इसमें स्पेस लगा दो तो भी आपका काम हो जाएगा। या फिर आप नेहा को जब डिफाइन करो उसके आगे स्पेस बार दबा दो। कई तरीके हैं ना, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर हो सकता है भाई आप बिल्कुल क्लियर बनाना चाह रहे हो एकदम, तो आप यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके उसके अंदर स्पेस लगा सकते हो अलग से। तो बहुत सारे तरीके हैं। तो जैसे कि मैंने देखो इसके आगे किया प्लस और स्पेस, ठीक है। तो वेरिएबल समझ में आ गया। हम वेरिएबल के अंदर ये लिखें या पूरी लाइन लिख दें या पूरा पैराग्राफ रख दें उसके अंदर, तो हमारी मर्जी हम उसमें क्या रखना चाहते हैं। ध्यान रखना, अगर आप कोई टेक्स्ट रख रहे हो, टेक्स्ट को जेएस में बोला जाता है स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए डिफाइन करता हूँ वेरिएबल x इक्वल टू 10, वेरिएबल y इक्वल टू 20। अब जब आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट करोगे x प्लस वाई, तो रिजल्ट क्या आ रहा है 10, 20। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर आपने नंबर को गलत तरीके से डिक्लेयर किया है। नंबर कभी भी जो है आपका वो इन्वर्टेड कोड में नहीं होता है। नंबर हमेशा इस तरह से आता है, ठीक है। तो क्लियर है? इस तरह के डेटा को हम लोग बोलते हैं इंटीजर वैल्यू। तो ये मैं नाम क्यों बता रहा हूँ, ताकि जब आप जॉब पर हो आपको बोला जाए सीनियर से भाई इंटीजर डिफाइन कर दो, अब तुमने नाम ही नहीं सुना कि मैं क्या कह रहा है इंटीजर, ठीक है। तो पता होना चाहिए किसको क्या बोला जाता है ना। ऐसे ही बुलियन वैल्यू होती है हमारी, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। तो टोटल करना समझ में आ गया, टेक्स्ट के साथ टोटल कैसे करोगे, यानी कि इसको एक ब्रैकेट में डाल दोगे, ठीक है। तो आपका टोटलिंग वाला काम हो जाएगा। अब जब से जावास्क्रिप्ट बनी टिल डेट तक वेरिएबल में कुछ चेंजेस भी आए। जैसे 2015 का जब सबसे बड़ा और मेजर अपडेट आया, जिसको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट का अपडेट नंबर 6, ECMAScript 6, तो उसमें क्या था कि दो नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुए, लेट और कांस्टेंट। वेर सबसे पुराना वेरिएबल का टाइप है। अब देखो क्या होता है, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, एक नई फाइल बना लेंगे
के लिए छोड़ देते हैं। where versus let डॉट html। क्या हुआ? बाहर से किसने कुछ स्प्रे किया? कुछ किया होगा उन्होंने, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। चल इधर आओ। वेरिएबल x इक्वल टू 50, हम दोबारा लिख लें x इक्वल टू 10। क्या प्रोग्राम में कोई एरर दिखाई दे रहा है? कहीं कोई एरर नहीं है ना। लेकिन अगर मैं इसी को रिप्लेस कर दूं लेट के साथ तो क्या हुआ? अंडरलाइन वार्निंग बन रही है ना। पॉइंटर लेके जाओ, क्या लिखा आता है? कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल x। यानी कि ये जो 2015 में प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस की गई लेट और कांस्टेंट वाली, ये कोड को बहुत रिफाइन कर देती है। देखो जो बहुत पुराने वाले, जैसे मैं बहुत पहले से करते आ रहा हूँ, आज इस 2025 में मुझे 25 साल पूरे हुए इस काम को करते हुए। हाँ, तो क्या है, तो हमें वैर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मॉडर्न जनरेशन है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि उन्होंने पास तो पढ़ा ही नहीं ना। अब जैसे आप 2020 में कोड प्रोग्राम सीखने निकले तो आप तो लेटेस्ट वाली चीज़ों पे जाओगे ना। लेकिन मैं आपको सबकी क्लियरिटी दे रहा हूँ ताकि आपको हैंडलिंग सभी की आए, क्योंकि वैर के अपने अलग एडवांटेज हैं, लेट कांस्टेंट के अपने अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं। जैसे कि हमने क्या देखा, हम लेट को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन यही चीज़ अगर वैर है तो आप रीडिक्लेयर कर पा रहे हो, है ना। यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 10 है, तो प्रिंट करोगे तो क्या आएगा? लास्ट वैल्यू 10। लेकिन अगर वैर 50 के बाद में डॉक्यूमेंट और राइट कर दूंगा तो आपका 50 आ जाएगा, और उसके बाद वाला कर दूंगा तो 10 भी आ जाएगा। लेट में ये काम नहीं हो सकता। अब जब भी आप लेट पे जाओगे, आप लेट के आगे x लिखने के बाद दोबारा जब x डिफाइन करोगे तो लेट मत लिखना। अब एरर नहीं आ रहा ना। अब आउटपुट क्या होना चाहिए? आसिम, n। निकिता, अभी तो तुक्का लगाना है, किसका सही बैठ जाए क्या टेंशन है? कौन सा इंटरव्यू थोड़ी ना चल रहा है। क्या लगता है? नवजोत ने बोला है 10, ठीक है, क्योंकि नवजोत ने अभी थोड़ी देर पहले ये सीखा कि भाई लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है। तो किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा है कि 50 भी आ सकता है? हाँ हाँ हाँ, नहीं पूछ सकता हूँ मैं, नहीं बताओगे तो कौन सा क्लास से निकाल दो। ठीक है, क्या पता कुछ सीख जाए, कुछ अच्छा लॉजिक दे दो आप। चलो आंसर करो, क्या आएगा? फिफ्टी आना चाहिए। 50 वाले कितने उम्मीदवार हैं क्लास में? डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स, मतलब आप एक्स का डेटा प्रिंट करोगे। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ एक्स में आएगा क्या आउटपुट में? 50 आएगा कि 10 आएगा? 50 ही लग रहा है, तो 50 वाले दो गए। और कोई? अरे ट्राई करो, उसमें क्या दिक्कत है? इतना सोचना क्यों है? या जो नहीं बोल रहे वो सही के साथ जो आ जाए। देखो जो मैं पूछ रहा हूँ, हो सकता है ये काम आपके साथ इंटरव्यू में जाके हो, तो क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना पहले से। तो खुल के बोलो क्या आना चाहिए। गलत है सही है, उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, हम सीखने तो आए। तो 3 हो गए 50 वाले। उसके अकॉर्डिंग में भी तो 50 है। चलो ठीक है। क्या रिजल्ट आ रहा है? ठीक है, तो देखो बात समझो। जैसे आपने लेट एक वेरिएबल डिफाइन किया x का डेटा कितना है यहाँ पर? 50 है, लेकिन x अपडेट हो गया ना।
x यहाँ से 50 था, लेकिन x क्या हुआ, अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद 50 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। अगर आप यहाँ लिख दो x प्लस इक्वल टू, अब जो है यहाँ पर 60 होगा, ठीक है। तो ये एक पहला डिफरेंस। दूसरा बताता हूँ, इसको ऐसे ही छोड़ दो। कमेंट कैसे बनाते हैं वो भी देख लो, कंट्रोल के साथ स्लैश दबा दोगे कमेंट मिल जाता है। एक और एक्सरसाइज करते हैं। लेट x इक्वल टू, हम कोई भी डेटा यहाँ दे देते हैं, लाइक 50। हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नेम है मैसेज, और आप यहाँ जाके क्या करते हो, लिख देते हो अलर्ट, और हमने यहाँ पे लिखा वैल्यू ऑफ x इज x, और इसको हमने प्रिंट कर दिया। प्रिंट हमने फंक्शन के बाद में ही कर दिया इसको, ताकि मुझे पेज को कोई बटन ना दबाना पड़े, ऑटोमेटिकली चल जाए। तो ये क्या होगा, कोड चलेगा, ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा फंक्शन हमारा, जैसे आउटपुट चेक करने जाएंगे। तो क्या लिखा रहा है 50, यानी कि आप लेट को किसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। वैर के साथ भी ट्राई करके देख लो, वैर भी सेम ही रिजल्ट देगा, ट्राई करो, ठीक है, नो डिफरेंस। अब सिनेरियो बदल देते हैं। पहले वाले प्रोग्राम को कमेंट कर लेंगे। इस बार जो वेरिएबल है x, मैंने उसको अंदर डिफाइन किया, ठीक है। आउटपुट चेक करके देखो, यहाँ से इसको ओके कर दो, 50 आ रहा है ना, सही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 50 डिफाइन किया, 50 को प्रिंट किया, उसका आउटपुट आपको 50 रिसीव हो गया। अब मैं अगर यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने x को यहाँ फैच किया, ठीक है। इस लाइन को बंद कर देते हैं क्योंकि अलर्ट टाइम लगा रहा है थोड़ा। पेज को रिलोड कर लीजिए। तो क्या कोई रिजल्ट आया? नहीं आया। F12 दबाओ। क्या लिखा रहा है यहाँ पर? जावास्क्रिप्ट के एरर कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? ब्राउजर के कंसोल में। F12 दबाना है, कंसोल में आना है। यहाँ आप इसको एक्सपीरियंस करोगे, लिखा रहा है x इज नॉट डिफाइंड। बट अगर हम x को अनलॉक कर दें तो एरर सॉल्व हो गया, डेटा आ गया। तो ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या हुआ कि ये जो करली ब्रेसेस होता है, दिस इज कॉल्ड ब्लॉक स्कोप। यानी कि ये आपने एक ऐसे स्कोप में डाला हुआ है जो सिर्फ उसके अंदर ही एक्सेसिबल है, बाहर एक्सेसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल ऐसा समझो, आपने कोई क्लास बनाया, आपने लिखा बॉडी, और बॉडी में आपने लिखा बैकग्राउंड, और हमने यहाँ पे जाके एक कलर ऑफर किया बॉडी को। क्या होगा? या ऑटोमेटिक आ जाएगा या मुझे बताना पड़ेगा कि कहाँ कैसे आएगा? ऑटोमेटिक कैसे आएगा? ये कैसे आएगा, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। बॉडी में नहीं लिखा हमने बॉडी एलिमेंट को टारगेट किया, ठीक है। बॉडी एलिमेंट टारगेटेड है इसलिए। अब बताओ क्या होगा? अब क्या होगा? समझ में आया? यानी कि अब ये जो कोड है ये ब्लॉक स्कोप हो गया। जब तक इसको रेफरेंस नहीं दोगे तब तक ये फंक्शनल नहीं होगा। लेकिन पहले के केस में क्या रहेगा? अभी देखो मैं इसको हटा दूंगा तो ये देखो इफेक्टिव नहीं रहेगा, और अगर एक छोटा सा डॉट हटा देंगे तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो ब्लॉक स्कोप में यानी कि क्लास जो होती है ब्लॉक स्कोप में रहती है बाय डिफॉल्ट हमारी, या आईडी जो भी आप देखते हो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक में रहती है। एलिमेंट सेलेक्टर मीन्स डायरेक्ट एलिमेंट का नाम बताओ, जितनी बार भी एलिमेंट मिलेगा सब पर अप्लाई हो जाएगा खुद से। तो ये क्या है कोड हमारा, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। ठीक है। अब ब्लॉक स्कोप जरूरी नहीं कि ऐसे ही लिखा जाए, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, है ना। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है। अभी मैं ऊपर वाले एक्स को बंद कर देता हूँ। हमने सेव किया, आउटपुट चेक करेंगे क्या लिखा रहा है? MSG
नॉट डिफाइंड, क्योंकि भाई MSG हमने बंद कर दिया ना, तो कमेंट कर दो। अब देखो एरर क्या आता है, क्या समझ में आया? एरर भी पेज में कितने हैं, सारे एक साथ नहीं आते, एक एक करके प्रोग्राम चलता है, और जहां उसको पहला एरर मिलेगा वहीं रुक जाएगा, यानी कि मैसेज वाला पार्ट है ही नहीं, तो वो वहीं पर बोलता है मैसेज इज नॉट डिफाइंड। आपने उसको फिक्स किया, अब वो कह रहे हैं भाई एक्स जो है वो डिफाइन नहीं है आपका, इसके आगे कोई एरर होगा उसको सॉल्व करोगे फिर वो दिखाई देगा। ये नहीं कि सारे एरर एक साथ दिख जाए आपको, क्योंकि लाइन बाय लाइन चलता है ना, उसे लाइन देगा, रीड किया, यहाँ पर दिक्कत वाली वही रुक जाएगा। इसीलिए जावास्क्रिप्ट को कभी भी हेड में नहीं डालते हम लोग। अगर तुमने जावास्क्रिप्ट को हेड में डाल दिया, ठीक है, कुछ दिखाते हैं, चलो अभी आगे दिखाएंगे। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जब एरर आता है ना, तो आपका आगे HTML का पेज लोड ही नहीं होने देगा, जहाँ तक एरर नहीं आएगा वहाँ तक का लोड होगा, उसका आगे का रुक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला जाता है, हमेशा जावास्क्रिप्ट को पेज के नीचे डालो, फुटर में। उससे बेनिफिट क्या होगा कि जब तक आप फुटर तक पहुँचोगे तब तक पेज पूरा लोड हो चुका होगा। हो सकता है कोई विजिटर ऐसा है जिसको जेएस की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है, और तुम्हारा एरर जो था तुम्हें एंड यूज़र को डिस्टर्ब ही ना करे। तो इसलिए ध्यान रखना, इंटरव्यू में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जेएस की सेफेस्ट जगह क्या है, तो आप आंसर करो, दोनों जगह पर डाला जा सकता है, हेड और बॉडी, बट बेस्ट प्रैक्टिस इज बॉडी में फुटर, ठीक है। फुटर क्यों? क्योंकि अगर मेरे डोम में कहीं कोई एरर हुआ तो जावास्क्रिप्ट उसको रोकेगा नहीं, पूरा पेज लोड होगा और उसके बाद आपका जेएस का एरर जो होगा वो अपना काम करेगा। बट अगर हमने हेड में रेफरेंस दे दिया तो आगे कुछ भी नहीं चलेगा, ये प्रॉब्लम आती है। तो क्लियर हो गया? तो ये भी अगर मैं ऐसे रख दूं तो ये भी ब्लॉक स्कोप ही कहलाता है आपका। अब x की वैल्यू को अपडेट जरूर कर सकते हो, ठीक है। कैसे लिखा था हमने, x इक्वल टू, मैंने पे जैसे लिखा 10, और अगर मैं यहीं पर इसको प्रिंट करा लूं, ठीक है, लेकिन अभी इसके आगे कुछ है नहीं तो ये काम नहीं करेगा, आपको फिर से अनलॉक करना पड़ेगा MSG को। तो अब आप यहाँ पर क्या देखोगे, देखो इस वाले x के पास तो कोई डेटा है ही नहीं, लेकिन इस x के पास डेटा है, ठीक है। इसको अनलॉक कर दो, क्या रिटर्न आएगा मुझे, यहाँ पर लिखा रहा है x इज नॉट डिफाइंड, लेकिन 10 का मुझे रिजल्ट भी आ रहा है। तो ये कौन सी लाइन प्रिंट हुई, जो फंक्शन वाली है, ये वाली लाइन का मुझे एरर आ रहा है। अगर मैं इसको बंद कर दूं, देखो एरर डिसॉल्व हो जाएगा, समझ गए? तो ये पार्ट। अब इसी को मैं रिप्लेस करता हूं कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट x, ठीक है। तो यहां तक का रिजल्ट बिल्कुल सेम है। अब यहां देखो क्या लिखा रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। हमने क्या बोला, लिखा x इक्वल टू 50, लेकिन मैंने दोबारा से x को डेटा दिया। कांस्टेंट का डेटा आप अपडेट नहीं कर पाओगे, नहीं चला ना। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये आपको बता रहा है कि किस लाइन में गलती हुई है आपसे, दिखा गया। इस तरह से आप पकड़ पाओगे एग्जैक्ट मुझे कहाँ जाके फिक्स करना है अपने कोड को। तो ध्यान रखना, लेट आपको असाइन करने का, रीअसाइन करने का अपॉर्चुनिटी जरूर देगा, कांस्टेंट आपको नहीं देगा। तो कांस्टेंट पर जनरली हम लोग कौन सी चीज़ें पास करते हैं, देखो कांस्टेंट जैसे होता है ना, कांस्टेंट वैल्यू, जैसे पाई की वैल्यू फिक्स है ना, मैथमेटिक्स में सभी ने पढ़ी है। अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में कांस्टेंट मतलब ये नहीं होता है, यहाँ पर क्या मतलब इसका, जो भी आपने लिखा वो अपडेट नहीं होगा। हम यहाँ पर किसी कांस्टेंट वैल्यू के लिए यूज़ नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि कोई इसको अपडेट ना कर पाए, छेड़खानी ना कर पाए इस डेटा के साथ, जो मैंने लिखा वही रहेगा। तो इससे बेनिफिट क्या था, कोई भी अगर प्रोग्रामर मेरे वेबसाइट के अंदर हैकिंग वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं, उस तरह की चीज़ें अप्रोच करता है तो काम नहीं करेंगे, क्योंकि डेटा क्या है, कांस्टेंट के अगेंस्ट है, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो मना कर देगा तुरंत कि भाई वो अपडेट नहीं हो सकता है। तो कांस्टेंट में हम लोग क्या डालते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कुछ, जरा थोड़ा सा बताओ। नॉन लिविंग, हाँ ठीक है। तो कोड के लैंग्वेज समझाओ जरा, ये तो हो गया लेमैन के लैंग्वेज में। हाँ
ऑब्जेक्ट यानी कि जिसके अंदर सो मेनी मेथड और प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। जैसे एक कार, हमने ऑब्जेक्ट की बात की थी, तो कार का टॉप स्पीड कितना है, उसका इंजन टाइप क्या है, V12 है, V8 है ना, वो एक पार्ट हो गया। उसका बॉडी टाइप, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो किसी ऑब्जेक्ट से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम रेडीमेड ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर पहले से बने बनाए उनको भी यूज़ कर सकते हैं, और हम अपना खुद का ऑब्जेक्ट बना भी सकते हैं। तो जैसे मान लो मुझे कोई ज़रूरत आ जाए ऐसा, इसको पढ़े रहने देते हैं। हमने क्या बनाया, वेरिएबल पर्सन इक्वल टू करली ब्रेसेस, ठीक है। हमने यहाँ पे जाके लिखा फर्स्ट नेम, नेम टेक्स्ट होता है तो इसलिए डबल कोट, लास्ट नेम, एज, कॉन्टेक्ट। तो मैं कुछ डेटा आपकी शीट से उठाऊंगा यहाँ से, कोई लास्ट नेम नहीं है, फ़ोन नंबर है हमारे पास, कट, कॉन्टेक्ट में ये डाल देंगे, एज में डिफाइन कर दो कुछ भी, और ये हमारा लास्ट नेम हो गया और ये हमारा फर्स्ट नेम हो गया। ठीक है। तो देखो डेटा का टाइप बहुत अच्छे से लिखा रहा है भाई। वेरिएबल क्या है, पर्सन है, ठीक है, और जो पर्सन है वो एक ऑब्जेक्ट है। फिर क्या है, फर्स्ट नेम का टाइप स्ट्रिंग, और एज का जो टाइप है, कॉन्टेक्ट टाइप हो क्या है, नंबर। अब इसका डेटा कैसे फैच करोगे, आप यहाँ लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हमने जाके यहाँ पर प्रिंट करा दिया पर्सन और सेव किया, और इसका आउटपुट देखने चलते हैं। अरे यार क्या स्लो चल रहा है। तो क्या लिखा रहा है यहाँ पर, मैंने क्या बोला था आपको कि यहाँ पर इस तरह से क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट ये क्यों लिखा रहा है, क्योंकि भाई आपने एक पर्सन जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर डेटा जो है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में रखा हुआ है। उससे डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ जाके बोलोगे इन्वर्टेड कोड, लिखिए हाय H1, ठीक है, माय फर्स्ट नेम इज प्लस पर्सन डॉट, देखो फर्स्ट नेम आ गया, इसी तरह से, एंड माय लास्ट नेम इज पर्सन डॉट लास्ट नेम, ठीक है। इस तरह से कुछ डिफाइन किया, तो लाइन बन गई अपनी। फायदा क्या हुआ ऑब्जेक्ट बनाने का, कि मुझे दो वेरिएबल नहीं बनाने पड़े, यानी कि मैंने एक ही वेरिएबल के अगेंस्ट मल्टीपल डेटा रखा हुआ है। नॉर्मली जब भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसमें वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई, वेरिएबल जी, इस तरह से 10 चीज़ें कर रहे हो ना, लेकिन कितना आसान हो गया, एक पर्सन को हमने डेटा सारा असाइन कर रखा है, फर्स्ट के अगेंस्ट फर्स्ट, लास्ट के अगेंस्ट लास्ट, एज के अगेंस्ट एज, कॉन्टैक्ट नंबर के अगेंस्ट कॉन्टैक्ट नंबर। ऐसी सो मेनी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे इनका एड्रेस क्या है, इनका जिप कोड क्या है, इस तरह की सारी चीज़ें। तो जो भी आपको सेंटेंस बनाने में यहाँ से चाहिए प्रॉपर्टी, वो आप ले सकते हो, यानी कि फिर से आप एक वेरिएबल बना के आओगे। अब जब हम लोग प्रोग्रामिंग में आते हैं, तो अभी तो क्या जावास्क्रिप्ट आप सीख रहे हो, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है ये आपको समझ में आ गया, लेकिन लेकिन जब हम किसी लाइव वेबसाइट को देखते हैं ना, तो वहाँ पर जो डेटा आ रहा होता है वो इन्हीं ऑब्जेक्ट में ही आ रहा होता है, और वो डायनामिक फॉर्म में होता है। जैसे
कैसे बने हुए हैं। अगर हम यहाँ पर F12 दबाएं और मैं नेटवर्क में आता हूँ, रिलोड करता हूँ, ठीक है, इसका फ्रंट एंड भी आता है। फ्रंट एंड पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनवाटो पर आओ, शायद मिल गया, दोबारा चेक करते हैं। फ्रंट एंड, बैक एंड में ना जो टेम्पलेट डिज़ाइन है वो स्टैटिक है, फ्रंट एंड में इसका डायनामिक है। यहाँ आएगा प्रोडक्ट में, यहाँ से आप प्रोडक्ट जाके चेक कर सकते हो, प्रोडक्ट थंबनेल, प्रोडक्ट इमेज, इस तरह से, और ये हमारा पेज हो गया। कलेक्शन लेफ्ट साइड बार, यहाँ देखोगे तो आप इस तरह से हमारे पास इसमें कुछ डेटा है। पेज को रिलोड कर लेंगे, डेटा पीछे बनना स्टार्ट हो गया हमारा। यहाँ पर एक क्या है, फाइल है product.json के नाम से। इसको अपन ओपन करेंगे अगर, तो देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पर पूरा, और सारा डेटा इसके अंदर रखा हुआ है, जो भी हम लोगों ने सीखा है प्रैक्टिस। इसको बोलते हैं API, ठीक है। बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स बनती हैं वो ऐसे ही बनती हैं, सारा कुछ जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। आपने उस फ्रंट एंड के अंदर डेटा को सही जगह पर फैच कराना होता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ देखें, इस वाले पेज में जूम आउट कर लें इसको, जैसे आप यहाँ देखेंगे ये वाला एक टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है। अगर ये डेटा यहीं से आ रहा है, आप फाइंड करें, मिल गया, समझ आ रहा है। इसका प्राइस, इसकी फोटोज, अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊं यहाँ पर, इसमें अलग अलग तरह की फोटोज अवेलेबल है, ठीक है। चल तो इधर आएंगे, यहाँ देखो, ये देख रहे हो 3 फोटोज, 1 2 3 सब यहाँ रखी हुई है इस तरह से। तो अगर हम ये URL यहाँ से ओपन करें तो इस पर कोई फोटो खुलनी चाहिए। सेम फोटो आ गई। तो जो अभी आपने प्रैक्टिस सीखी है ना, वो आगे जाके इतनी वास्ट हो जाएगी जब आप, तुम्हारा कोर्स क्या है, DTC DCC DCC में तुम्हारे में क्या क्या दिया, रिएक्ट दिया हुआ है ना, हाँ तुम्हारे वाले में रिएक्ट है ना। तो तुम्हें मैं ये सिखाऊंगा कैसे बनता है, क्योंकि जैसे फेक स्टोर, खैर अगर मैं रहूँगा तब ना, ये आपको मैडम करा देंगे, ठीक है। तो नहीं, वो गलती से निकल फिलो। तो जैसे एक यहाँ पर demo.json, क्या करूँ, तुम लोगों से इतना कनेक्टेड हो ना, क्या, हाँ रिपीट कर लेना एक बार, जितना मुझसे समझ में आ जाए उतना समझ लो। तो ये देखो यहाँ पर, ये देख रहे हो ऑब्जेक्ट बने हुए सब इस तरह से, आईडी के अगेंस्ट आईडी, टाइटल के अगेंस्ट टाइटल, प्राइस के अगेंस्ट प्राइस, इस तरह से, ठीक है। तो इससे आपकी बनती है पूरी की पूरी वेबसाइट बढ़िया तरीके से। ये यहाँ से हटाओ इसको। तो जैसे सारे प्रोडक्ट आपने गेट करने, तो आपको ये API चलाना पड़ेगा उसके अंदर।
तो देख रहे हो जावास्क्रिप्ट, नोड जेएस, पीएचपी में भी हम लोग बना सकते हैं, कर्ल में भी बना सकते हैं, पाइथन में भी बना सकते हैं। तो जिसमें कोडिंग कर रहे हो वो टाइप चूज़ करना। जैसे पीएचपी सीख रहे हो तो पीएचपी में ये कोड चलेगा, कर्ल में काम करो तो ये चलेगा, पाइथन में काम करो तो ये कोड चलेगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में काम करोगे तो ये अलग काम करोगे, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में डायरेक्ट नहीं, जावास्क्रिप्ट ये वो है रिएक्ट जेएस, उसके अंदर आपने इसको ट्राई करना है, तो आप सारा डेटा जो है इसके अंदर से फैच करा पाओगे। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से हम लोग जाके अपना एक लाइव प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आप इसकी भी एपीआई उठा के, मैंने आपको दिखाई दी है product.json, तो कैसे ढूंढते हैं देखो। अब जब तुम लोग जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखते हो ना, ब्राउज़र का पूरा यूज़ आना स्टार्ट होता है। जैसे अभी तक तुम एलिमेंट पर काम करते थे, है ना। कंसोल अभी आप समझ में आ गया आपको कि कंसोल में एरर दिखते हैं हमारे सारे। सोर्सेज में आपको पता चलेगा किस फोल्डर में कहाँ से क्या डेटा रखा हुआ है। नेटवर्क में आपको एपीआईज पता चलती हैं कि कौन सी एपीआई को रिक्वेस्ट होने में कितना टाइम लग रहा है। देखो सब टाइमलाइन जो आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो एक इमेज थी गेम 141 के नाम से, दूसरी इमेज है योगा के नाम से। 200 मतलब ओके स्टेटस, यानी कि सक्सेसफुली फैच हो गई है। टाइप क्या है जेपीईजी। यहाँ से आप देखो इसका साइज कितना टाइम लगा, 512 मिलीसेकंड लोड होने में, ठीक है। तो सोचो छोटी छोटी इमेजेस को इतना टाइम लग रहा है। तो जब तुम जेएस का पूरा कोड चला लेते हो ना, ये टाइम बहुत बढ़ जाता है पीछे, जिससे क्या होता है डेटा स्लोली आता है फिर। तो ये चीज़ है। ऐसे आगे जैसे जैसे आप एडवांस लेवल आपका आता जाएगा, परफॉर्मेंस में जाओगे, मेमोरी में जाओगे। मेमोरी क्या होता है, जहाँ पर हम लोग ब्राउज़र की मेमोरी में डेटा स्टोर कर देते हैं, वो वाला पार्ट आपका इसका आता है। तो ये सारे फीचर्स काम में आते हैं। अब ये देखो यहाँ पर जैसे लिखा है 31 मिनट्स अगो। अब ये तो एक टेम्पलेट है, तो कौन सामान खरीद रहा है ना। इसको हम बोलते हैं फोमो। फोमो क्या होता है कि आपने एक हाइप क्रिएट कर रखा है भाई, ताकि कोई बंदा आए सामान लेने के लिए वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ पर वो नहीं ले रहा, तो यहाँ पर आप दिखाते रहो कुछ उसको कि भाई अरे ये बिक गया, वो बिक गया, इस तरह से। तो इससे क्या बंदे बोले भैया सब लोग खरीदे, मैं भी खरीद लेता हूँ यहाँ से। तो ये फोमो क्रिएट किए जाते हैं। तो इसके भी कोड हम जावास्क्रिप्ट में इंटरवल पे चला सकते हैं, इतनी देर के बाद में आता रहेगा ऑटोमेटिकली। तो एक ऑब्जेक्ट हुआ कि हमने अपना खुद का बनाया यहाँ पर। अब एक होता है कि ऑब्जेक्ट बना हुआ है पहले से, जैसे कि वेरिएबल टुडे इक्वल टू हमने क्या लिखा, न्यू डेट, ठीक है। अगर हम यहाँ पर जाके लिख दें अरे 2 बज गए यार, मैं जल्दी फ्री करता हूँ आपको, रुको बस। टुडे ट्राई कर लेते हैं और यहाँ से राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर। तो देखो आज का डेट एंड टाइम आ गया लिखा हुआ, सैटरडे सितंबर 6। मैं BR कर देता हूँ सो दैट कि अलग दिखाई देता है आपको। यहाँ इसमें जाके प्लस BR लगा दो, ये आ रहा है डेटा। अब ये तो पूरी कहानी सुना रहा है भाई, मेरे को तो स्पेसिफिक डेटा देना है। तो आप क्या बोलोगे, टुडे डॉट, आपको डे निकालना हो तो आप, या फिर आपको डेट निकालनी हो तो आप यहाँ जाके लिख दो टुडे डॉट गेट। अब गेट में देखो जैसे हम लोग गए तो सब कुछ आ गया लिखा, उसमें क्या क्या मिल सकता है। हमने लिखा गेट डेट, तो आज क्या डेट है, 6 है। आपने बोला गेट मंथ, मंथ कौन सा चल रहा है, सितंबर, यानी कि नंबर 9, बट आपको 8 आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हर चीज की जो शुरुआत है वो 0 है, ठीक है। बाइनरी क्या चलता है, 0 या 1, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट हर चीज को 0 से काउंट करके चलती है। तो ये नंबर 9 ही है, बट हमें पता है हम कोडिंग सीख रहे हैं, है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, +1। अब क्या हो गया, तो जो डेट आपकी 1 से ही काउंट होती है बाय डिफॉल्ट, लेकिन जो मंथ होता है वो 12 होते हैं आपके। तो उस केस में उसको वो 0 से काउंट, क्योंकि एरे पे हमें इसको देखो, डेट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, 1 है तो 1 ही रहेगा ना। लेकिन मंथ जो है उसका टेक्स्ट से रिप्लेसमेंट है, जैसे कि जैन हो सकता है, फेब हो सकता है, या फिर आप नंबर में भी लिख सकते हो। लेकिन डेट तो न्यूमेरिक ही रहेगी ना, या होता है इसको रिप्लेसमेंट नहीं। ऐसे अगर
अगर आप ईयर लिखोगे, गेट ईयर, ईयर सही आ जाएगा। इसमें भी कुछ आपको दिखाता हूँ क्या आने वाला है। हमने लिखा गेट ईयर, क्या लिखा रहा है 125। तो इसको सही करने का तरीका क्या है, गेट फुल ईयर, ट्रिपल एल नहीं लगाना है। अब क्या आएगा लिखा 2025। देखो ईयर 2000 में क्या होता, कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम आई थी जिस दिन न्यू ईयर स्टार्ट हुआ रात के ठीक 12 बजे, तो कंप्यूटर में सन 2000 में एक प्रॉब्लम आया Y2K का। ईयर 2020 सॉरी 2000, 2K को 2000 बोलते थे उस टाइम पर, क्योंकि हम लोग सैलरी की फिगर बात करते हैं, क्या बोलते हैं 16K 15K मतलब 1000, तो 2K का प्रॉब्लम आता है। तो ईयर मतलब Y2K मतलब Y2000, ईयर 2000 का प्रॉब्लम आया। तो क्या था, कैलेंडर पहले जो प्रोग्राम थे वो 1999 तक के लिए प्रोग्राम थे विंडो के अंदर, और जैसे ही रात के 12 बजे, और ये ऐसा कुछ ट्रायल टेस्टेड ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ना डेवलपर ने कभी ऐसा कुछ सोचा। तो क्या रातों रात कंपनी जो उस पर बेस्ड थी कंप्यूटर पे, नेक्स्ट डे किसी को भी काम ही नहीं हुआ, क्योंकि जब आपका डेट ही नहीं आएगा करंट तो कैसे काम चलेगा, आप पास डेट में रहेंगे ना। तो अगर आप ऑनलाइन भी जनरल को सर्च करोगे Y2K आपको मिल जाएगा। ये था मिलेनियम बर्थ, तो क्योंकि इतना लंबा सोचा ही नहीं था 2000 पर क्या होना है, हमने सोचा सब सही चलता जा रहा है, तो रातों रात जब नया साल आया, जितनी भी जगह कंप्यूटर की जरूरत, चाहे वो शेयर मार्केट हो कोई भी हो, सब ठप, कुछ हो ही नहीं सकता, कंप्यूटर सब बंद। तो जैसे आप देखते हो, आप अपने सेल फोन में लाइव टाइम अपडेट का बंद कर दो फीचर, व्हाट्सएप चलना बंद कर देगा। व्हाट्सएप क्या कहता है, अपना डेट एंड टाइम करेक्ट करो, उसके बाद आगे वो चलेगा। या कंप्यूटर के अंदर अगर आप डेट एंड टाइम अपना बदल दो तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि आज के डेट में सॉफ्टवेयर को बनाया गया है करंट डेट एंड टाइम के हिसाब से। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया था जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट फुल ईयर की हेल्प से, और कंप्यूटर के अंदर इस पर क्या करा, नया कैलेंडर बनाया गया आगे का। तो एक हफ्ते के अंदर ये प्रॉब्लम बेसिकली रिजॉल्व हो जाके एक विंडो का अपडेट निकाला गया, और फिर सारी चीज़ें फंक्शन होना स्टार्ट हुआ। अब तो कैलेंडर अगर आप यहाँ देखते हो, यहाँ जैसे आता है ना इधर, तो आप यहाँ आगे देखो 2125 तक का पहले से बना हुआ है, यानी कि डायनामिक है कैलेंडर। जिस भी साल में आप होगे उसके आने वाले 100 साल